नेक्स्ट है, during the British period, cotton belt of India attracted to the British and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries. During the British period, अंग्रेजों के दौरान जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश रहते थे, उस दौरान हमारे इंडिया में अच्छी क्वालिटी का जो कपास होता था, हमारे इंडिया में जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन होता था वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए, क्योंकि एज ए रॉ मटेरियल वो अपने कंट्रीज में कपास को एक्सपोर्ट करने लगे, भेजने लगे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लशिंग ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। हमारे इंडिया में अच्छी क्वालिटी का कॉटन अवेलेबल होने की वजह से जो ब्रिटेन में, यूरोप कॉन्टिनेंट में जो अच्छी अच्छी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उनकी पूर्ति हमारे इंडिया से की जाने लगी। जैसे कि फैक्ट्रीज इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल, मैनचेस्टर और लिवरपूल में जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर हमारे इंडिया से जाने वाले कच्चे माल से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार किया जाने लगा, जिसकी पूरे इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होने लगी। You have studied about the चंपारण मूवमेंट इन विच स्टार्ट इन द 1917 इन बिहार। चंपारण मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में। तो 1917 में जो बिहार के अंदर जो चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया गया, it was started because farmers to that region were forced to grow indigo for their land because it was necessary for the textile industries which are located in the Britain। कि हमारे इंडिया में जो चंपारण मूवमेंट के साथ में हमारे इंडिया में जो बिहार एरियाज़ में जो अच्छे जो नील की जो क्वालिटी का जो ग्रो होता था, उसके लिए ब्रिटेन के जो ब्रिटिश थे वो हमारे इंडिया के लोगों के ऊपर फोर्स करने लगे, दबाव डालने लगे कि आपने अदर फसल को छोड़ के, आपने अदर क्रॉप्स को छोड़ के आपने ओनली इंडिगो की ग्रोथ करनी है। और इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, क्योंकि सूती उद्योगों के लिए नील जो है वो बहुत ज़्यादा कच्चे माल के रूप में उसको माना जाता है, तो उनको उगाने के लिए फोर्स किया जाने लगा क्योंकि वहाँ अच्छी क्वालिटी का नील होता था। दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन टू सस्टेन देयर फैमिलीज, और उसकी वजह से वो बाकी अनाज की जो फसलें होती है उनको उगाने के लिए ब्रिटिश जो थे उनको वो मना करते थे। अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990, अब 1990 के बाद ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग फार्मर इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस, कि हमारे इंडिया के फार्मर को कई तरीके से चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट एंड स्पाइसेस, आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर नॉट एबल टू compete विद देयर डेवलप्ड कंट्रीज। कि हमारे इंडिया में अच्छी क्वालिटी का जैसे कि चावल है, कपास है, चाय है, रबड़ है, कॉफ़ी है, मसाले हैं, जूट है, अच्छा उत्पादन होने के बाद भी हमारा इंडिया जो है इंटरनेशनल मार्केट में डेवलप कंट्री के अकॉर्डिंग शामिल नहीं होता। कि हमारा जो इंडिया है वो डेवलप नहीं बल्कि अंडर डेवलप कंट्री में उसको माना जाता है। Today, India agriculture finds itself as the crossroad to make agriculture successful and profitable। हमारा इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर में ऐसे दोराहे पर है जिसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के अंदर फार्मिंग सिस्टम के अंदर हमें प्रॉफिटेबल, हमें उसको लाभदायक बनाना पड़ेगा, हमें उसको सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट फॉर द कंडीशन ऑफ द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। कि हमें छोटे किसान और मार्जिनल जो लोग हैं, जो पीपल है, हमें उनकी कंडीशंस को सुधारना पड़ेगा अगर हमें एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर अपने फ़ायदे भी करने हैं और हमें उसको सफल भी बनाना है। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोमिस्ड मच, ग्रीन रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग कई तरीके से प्रोमिस भी किए गए, बट टूडे इट्स अंडर
controversies to been alleged that it has caused land degradation due to overuse of chemicals। अब उसमें क्या है कि कई तरीके से उसके ऊपर आरोप भी लगाए गए। आरोप कैसे लगाए गए ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कि लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का निम्नीकरण होने लगा। किसकी वजह से? ओवर यूज केमिकल्स, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करने की वजह से। ड्राइंग एक्यूफायर्स, अंडरग्राउंड जो वाटर था वो ड्राई होने लगा, सूखने लगा। एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटीज़, और बायोडाइवर्सिटी जो थी वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगी, ख़त्म होने लगी। तो उसके अकॉर्डिंग कई तरीके से इसके ऊपर आरोप भी लगाए गए ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। द की वर्ड टूडे इज ए जिन रिवोल्यूशन, और आज उसको जिन क्रांति का शब्द भी कहा जाता है। विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इसके अंदर शामिल होते हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इज द वोग्यू टूडे, आज के टाइम में कार्बनिक फार्मिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन भी माना जाता है। बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, कि इनका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मेथड है उसमें किसी भी टाइप के कोई भी केमिकल या फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जो तैयार की जाती है उसके बिना ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो अच्छी तरीके से की जाती है, और उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। डज नॉट इफेक्ट इन्वायरमेंट इज़ ए नेगेटिव मैनर, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट के अंदर नेगेटिव प्रभाव भी नहीं पड़ता। आगे हैं, आफ्टर ए फ्यू economists think that Indian farmers have a bright future if they continue growing food grain on the holding that grow smaller and smaller as the population rise। population तो हमारी इंडिया की बढ़ रही है, तो हमारे इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही और हमारा जो फार्मिंग का जो एरिया वो कंटिन्यू जिसके अंदर फूड ग्रेन ग्रो किया जाता है वो होल्डिंग दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर, हमारा जो एरिया है वो छोटे से छोटा होता गया, तो हमारे इंडिया के लोगों का जो फ्यूचर है वो आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग वो हमारा जो फ्यूचर है वो अंधकार में हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग वो इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं, इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 833 मिलियन 2011 के बारे में बात की गई है, विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन अप्रोक्सीमेट हेक्टेयर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है जो कंटिन्यू बढ़ रही है तो उसकी वजह से हमारे पास जो एरिया है फार्मिंग का वो एरिया कम है। हम जो डिपेंडेंट है वो 250 मिलियन 25 करोड़ हेक्टेयर एरियाज़ के ऊपर हम डिपेंड्स हैं, और एन एवरेज ऑफ लेस देन हाफ ए हेक्टेयर पर पर्सन, और एग्रीकल्चर जो एरिया है इस प्रकार एवरी पर्सन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हर पर पर्सन के अकॉर्डिंग हमारे हिस्से में हाफ हेक्टेयर है, जो हमारे हाफ हेक्टेयर से भी कम, लेस देन हाफ हेक्टेयर से भी कम जो एरिया है वो भूमि का हमारे अंडर में आता है। India's farmers should diversify their cropping pattern from cereals to high value crop। तो हमारे इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको उनको चाहिए कि डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न, उनको अपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज भी करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग खाद्यान्य जो फसलें सीरियल्स जो खाने पीने की जो क्रॉप्स की हम जो ग्रोथ करते हैं हमें वो हाई वैल्यूज़ की क्रॉप्स की हमें ग्रोथ करनी चाहिए। हाई वैल्यू की क्रॉप की ग्रोथ करेंगे तो हमारी इनकम भी इंक्रीज होगी। दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर हमारे हाई वैल्यू क्रॉप को हम ग्रो करेंगे तो हमारे इनकम के साथ साथ में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो रिड्यूस होगा, भूमि का जो निम्नीकरण है उसके अंदर कमी आएगी। बिकॉज फ्रूट, हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक, अब जैसे कि क्या है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हमें फल, सब्जियां, दवाइयाँ, फ्रूट्स, बायोडीजल क्रॉप्स जो फसलें होती है जैसे कि इसमें आता है जट्रोफा एंड जोजोबा, वेजिटेबल्स,
नीड लेस इरिगेशन देन राइस एंड शुगर केन। अगर हम चावल और गन्ने की बात करते हैं तो हमने इस लेसन में हमने क्या पढ़ा कि चावल और शुगर केन के लिए बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और जिस एरियाज़ में पानी कम होता है वहाँ पे इरिगेशन के सिस्टम से क्रॉप्स की ग्रोथ की जाती है। तो हमारे इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं कि जिसमें जैसे चावल है और उसके साथ में शुगर के जिसके अंदर ज़्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अलावा हमें उन फसलों की ग्रोथ करनी है जिसमें लेस इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि इसमें हमारा आया सब्जियां हैं, दवाइयां हैं, बायोडीजल फसलें हैं, फूल है। हमें ये सब्जियां, हमें ये क्रॉप्स हमें ज़्यादा ग्रोथ करनी चाहिए। ये इन फसलों की हम ज़्यादा ग्रोथ करेंगे तो हमारी हाई वैल्यू क्रॉप्स भी होगी, तो हमारी